Hello everyone. Welcome to इको पाठशाला यूजीसी नेट जीआरएफ। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कल हमने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था 100वां क्वेश्चन, जिसमें एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मैचिंग करने के लिए दिया था। तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए थे एपी और जीपी का, एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, और फिर उनके सामने कुछ फॉर्मूले दिए हुए थे और उनसे हमें मैच करना था। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैं आपके लिए एक वीडियो इसमें अपलोड करूँगी। तो आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं और डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी मैंने पीपीटी में ऐड किया है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो थ्योरेटिकल और जो फॉर्मूला वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको हम समझेंगे। दैन उसके बाद वो जो क्वेश्चन है उसको फिर से हम करेंगे। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है। जनरल अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस टाइम एक नया वर्ड प्रोग्रेशन इसमें ऐड हुआ है। तो हो सकता है कि इस बार इसमें मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लेकिन फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इससे और नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में आज पढ़ेंगे। इसके फॉर्मूलेज कैसे डेरिवेट हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं एपी और जीपी क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हमें इकोनॉमिक्स में जीआरएफ करना है तो उसके लिए दो ऐसी यूनिट हैं जिनसे जो बहुत मतलब टफ भी नहीं है, स्टडी आप करोगे तो वो इजी भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इनकी वजह से इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जीआरएफ अचीव करने का जो गैप है वो इनकी वजह से होता है। तो थोड़ा सा स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो उसमें से एक, जब हम इकोनोमेट्रिक्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, टॉपिक आता है, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस के अलावा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, रिग्रेशन, कर्टसिस, डिस्पर्सन, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टैटिक्स इकोनोमेट्रिक्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सीक्वेंस इकोनोमेट्रिक्स का एक पार्ट है जिसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सीक्वेंस के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से इसके दो टाइप हैं। पहला है एपी और दूसरा है जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड सेकंड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि बोथ एपी एंड जीपी आर टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस इन मैथमेटिक्स यूज्ड इन अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि एपी और जीपी जो है वो सीक्वेंस के अंडर हमें पढ़ना होता है, और उसमें सीक्वेंस के ये दो टाइप होते हैं। और भी टाइप होते हैं, जिनमें से दो टाइप आपका एपी और जीपी होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी की, या इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जगह पर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि प्रोग्रेशन की जगह पर कभी कभी सीक्वेंस लिख देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एक ऐसी नंबर सीरीज होती है जिसमें हर डिजिट, हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है, या हम कहें वो सेम होता है, या हम कहें वो कांस्टेंट होता है। इन सब का मतलब एक ही है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, स्थिर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने कोई एक डेटा सीरीज लिखा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो नंबर सीरीज है जिनके बीच में फिक्स एक कांस्टेंट डिफरेंस है 2 का, 2, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताता है कि कोई भी ऐसा नंबर सीरीज जिसमें हर नंबर किसी एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर से, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि ऐसा डेटा सीरीज जो या तो एक फिक्स नंबर से
सामने वाले नंबर में प्लस करते जाओ, एडिशन हो सकता है या फिर माइनस, ठीक है, कोई भी एक डिफरेंस उनके बीच में रहेगा, या तो उसमें सेम अमाउंट से सेम नंबर से जो नंबर सीरीज है वो माइनस होता जाएगा या फिर वो प्लस होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेती हूँ। आपके सामने दो डेटा सीरीज हैं। पहली डेटा सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये एक सीरीज है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है, फिक्स है, 4 - 2 2, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये हर आगे वाले नंबर में ऐड हो रहा है। तो इस तरह का जो डेटा सीरीज होता है जो फिक्स नंबर में एक कांस्टेंट नंबर से या तो नंबर सीरीज में हर अगले नंबर में वो कांस्टेंट नंबर ऐड होता जाता है या फिर वो घटता जाता है, 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है। यहाँ जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 2 का निकलेगा, सेम कांस्टेंट निकलेगा, लेकिन वो हर अगले नंबर में -2 हो रहा है। तो ऐसा नंबर सीरीज जिसमें कोई कांस्टेंट नंबर उस सीरीज में या तो प्लस होता है या माइनस होता है, तो इस तरह के जो नंबर सीरीज होते हैं, डेटा सीरीज होते हैं, उनको हम एपी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एपी में हम प्लस माइनस कांस्टेंट नंबर की बात करते हैं। अब एपी से क्वेश्चन कैसा बना है हम उसके बारे में बात करेंगे। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसको मैं इसमें भी लेकर आई हूँ, उसको लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पर अरिथमेटिक एपी का जो क्वेश्चन पूछा था वो दो तरीके से पूछा था। पहला पूछा था कि nth टर्म ऑफ एपी और उसके सामने कुछ फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है। और दूसरा पूछा था सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। इस तरीके के दो क्वेश्चन उसमें आए थे मैचिंग में, ठीक है। और सामने फॉर्मूले दिए हुए थे, उनसे हमें मैच करना था। तो इनका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। जैसे कोई भी 2, 4, 6, 8, 10 हमने ये नंबर सीरीज ले ली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है 2, और जो इंक्रीज हो रहा है +2 +2 +2, ठीक है। ये एग्जांपल हम लेंगे। यहाँ पर जब हम देखेंगे ये जो एक चीज़ और, जैसे इनका जो डिफरेंस है 2, इसको जो है मैं थोड़ा फॉर्मूले को निकालने के लिए इसको डिफरेंस को, जो कांस्टेंट नंबर, इसको मैं डी से डिनोट करूँगी, ठीक है। अब यहाँ इस नंबर सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहला जो टर्म है डिजिट है वो है 2, तो ये 2 हो गया। पहला जो टर्म है 2, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने एक सिंबल का फॉर्म दिया है ए। अब सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है 4, ठीक है, 4 4। अब मैंने क्या किया, इस 4 को दूसरे तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ। जैसे पहला टर्म जिसको मैंने शो किया है ए से, प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, और 2 को मैंने शो किया है डी से, तो मैं इसको 2 की जगह डी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब वही होगा, 2 ए मतलब फर्स्ट टर्म 2 प्लस डी मतलब डिफरेंस इन दोनों के बीच का 2, लास्ट में आपके पास वही सेम आंसर आएगा 4। तो कहने का मतलब है कि जो सेकंड टर्म 4 है मैं उसको सिंबल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए कुछ सिंबल्स का हम यूज़ करेंगे। अब ऐसे ही जो थर्ड टर्म कौन सा है, 6, ठीक है। तो उसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ, पहला टर्म 2 प्लस 2d। ये कैसे आया, इसका मतलब है a मतलब पहला टर्म 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब ये वाला इससे दुगना है, ठीक है,
और इस वाले से 2 से 4 दुगना है और 2 से 6 जो है 4 गुना है, यानी कि इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में क्या होगा 2 इंटू 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 2 दिया है इंटू डी का मतलब 2 है, तो वही निकल कर आएगा 2 + 4 = 6। तो कहने का मतलब है कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म उसको मैं सिंबल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर मैं लिख लेती हूँ अलग। आपका जो एग्जाम्पल था वो है 2, 4, 6, 8 एंड 10। फर्स्ट टर्म क्या है, उसको हमने क्या लिखा था a। सेकेंड टर्म उसको हमने लिखा था a + d। थर्ड टर्म को हम लोगों ने लिखा था a + 2d। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म ऑफ AP। आपके सामने कोई नंबर सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये तो 10 है, फाइनाइट है, फिक्स नंबर है, लेकिन अनलिमिटेड नंबर भी हो सकते nth तक। तो वहाँ तक AP कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको निकालने का इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं A + n-1 d। ठीक है, यहाँ पर A आपको समझ में आया प्लस D आएगा। यहाँ पर ये वाला क्यों आया n-1, तो इसको ऐसे समझेंगे जैसे थर्ड वाला है 2D, सेकंड वाला है तो 2D - 1, 2D में से एक घटा, ठीक है, तो वो D हो गया। फिर यहाँ से एक घटेगा तो वो यहाँ 0 हो जाएगा +0। तो ऐसे करके एक एक घट रहा है, तो यहाँ पर हर nth नंबर में से -1 करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, एक मिनट, इसको एक तो आप लोग इसको याद रखिए, ये वाला ठीक है। nth टर्म ऑफ AP का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे निकलता है। AP में एक और आया था जिसको हम कहते हैं सम ऑफ n टर्म। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला पूछा था। तो हम जानते हैं कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको पता है मीन एवरेज कैसे निकालते हो। सम ऑफ n टर्म, आपके पास कुछ यूनिट होती है n या जितनी यूनिट होती है उन सबका टोटल करते हो अपॉन टोटल यूनिट मतलब n, ऐसे निकालते हो। तो जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे, ये वाली वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इस n का मल्टीप्लाई एवरेज के साथ करते हैं, यानी कि सम ऑफ n टर्म = n × एवरेज, ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। हाँ, इसको यही समझ लीजिए, सम ऑफ n टर्म निकालेंगे तो टोटल यूनिट में फिर एवरेज जो नंबर होते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कोई भी नंबर सीरीज जो होती है, जब उसका एवरेज निकाला जाता है और उनका जो डिफरेंस अगर सेम हो, मतलब जैसे इसका है 2 है, 2 कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पर उसका जो एवरेज निकलता है वो निकलता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन, एक मिनट, अपॉन 2। ये टेढ़ा आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके इसको मैं दूसरे पेज पर लिख लेती हूँ। सम ऑफ n टर्म = n इंटू एवरेज, यही हमने निकाला था। तो n मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं और सीरीज में जब सेम डिफरेंस होता है, इवन डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पर एवरेज जो निकाला जाता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2,
ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक है, n इंटू हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा था, हमारा फर्स्ट टर्म दिया है a। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है a, और लास्ट टर्म मतलब लास्ट जो nth वाला नंबर होगा तो उसका जो है ये वाला होगा a प्लस n माइनस 1 d। तो इन दोनों को हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में इसको पुट करेंगे, तो यहाँ करेंगे a प्लस n माइनस 1 d और फिर अपॉन 2, यही आएगा। इसको करिए तो n इंटू 2a हो जाएगा, प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, और ये अपॉन 2 है। 2 को जब हम n के नीचे लेकर आएंगे इधर, इसको पूरा लिख लीजिए, सम ऑफ n टर्म इन AP। तो इसका बनेगा n, 2 को मैंने क्या किया, मैं इधर ले आई n के नीचे, तो n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो ये आ गया आपका सम ऑफ nth टर्म इन AP। एक ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दोनों के लिए एक nth टर्म ऑफ AP और दूसरा है सम ऑफ n टर्म इन AP। तो ये दो हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है GP, तो उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये भी सीक्वेंस का एक पार्ट है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसमें भी एक नंबर सीरीज होती है, डेटा सीरीज होता है, लेकिन उनमें जो डिफरेंस होता है वो प्लस माइनस की वजह से नहीं होता है। उनमें जो डिफरेंस होता है वो या तो मल्टीप्लाई की वजह से होता है या फिर डिवीज़न की वजह से होता है, डिवाइड की वजह से होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, वहाँ पर एक डेटा सीरीज थी, नंबर सीरीज थी, उनके बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस था, और वो जो डिफरेंस था वो या तो प्लस की वजह से था या माइनस की वजह से। ये डिफरेंस थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस था, कांस्टेंट नंबर था डिफरेंस का, वो प्लस और माइनस की वजह से था। लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसके अंदर भी एक सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, उनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, उनमें एक पैटर्न होता है, उसको मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो रेशियो और मल्टीप्लाई का होता है। वहाँ जो डिफरेंस था वो प्लस और माइनस का था, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई और डिवीज़न का होगा, रेशियो का होगा। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। A sequence in which the ratio between consecutive terms is constant is called a geometric progression। ठीक है, नंबर सीरीज एग्जाम्पल आपके सामने दिया है। एक एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 16, 13। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, ठीक है, वो जब आप देखोगे तो 2, 4, 8 ऐसे करके, यानी डिफरेंस जो है सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन इनके बीच में एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है जिसकी वजह से ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में काउंट होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीज़न की बात की, तो इनकी वजह से इनके बीच में जो रेशियो होता है वो सेम होता है। जैसे इसको नेक्स्ट पेज पर हम समझते हैं। इस एग्जाम्पल को यहाँ उतार लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 16 एंड 32। यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच का मल्टीप्लाई या जो डिवीज़न होता है, रेशियो होता है, वो सेम होता है। जैसे इसको हम करेंगे तो 2/1 इज इक्वल टू 2, 4/2 इज इक्वल टू 2, 8/4 इज इक्वल टू 2, 16/8 2 और 32/16 इज इक्वल टू 2। यानी कि इनके बीच का जो रेशियो है वो क्या है, 2 जो कि कांस्टेंट है, और इसको हमने कैसे निकाला, डिवाइड करके निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो कॉमन रेशियो है वो सेम है 2, 2। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं
एक सिंबल का नाम दे देती हूँ, वो है आर। यहाँ तक क्लियर है? मैंने कैसे किया एक बार समझ लो। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक नंबर सीरीज होता है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम हो। यहाँ सेम नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस है 2, ये है 4, 8 और 16। डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन ये जो नंबर सीरीज दी हुई है इनके बीच में एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। वो मल्टीप्लाई की वजह से भी हो सकता है और डिवीजन की वजह से। यहाँ पर प्लस माइनस की वजह से पैटर्न नहीं बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जब हम डिवीजन का देखेंगे, रेशियो का देखेंगे, तो 2/1 इज इक्वल टू 4/2, ठीक है। 4/2, 4/8, 8/16, 16/32 ऐसे करके निकालेंगे तो इनका जो रेशियो है 2 वो सेम आ रहा है। तो इसका जो रेशियो होगा वो 2 होगा, एक कांस्टेंट नंबर है और इसको मैंने एक नंबर के फॉर्म में दे दिया, सिंबल के फॉर्म में इसको नाम दे दिया आर, ठीक है। अब इसी को सेम एपी की तरह करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का? फर्स्ट टर्म सीरीज है 2, ठीक है, 2, और इसको भी मैंने एक सिंबल का नाम दे दिया ए। 2 को, फर्स्ट टर्म को मैं ए से डिनोट करूंगी। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है 4, ठीक है। अब 4 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, फर्स्ट टर्म और पहले और दूसरे के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, जो रेशियो है, रेशियो जिसको मैंने आर से डिनोट किया है उसको आर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यानी इसका मतलब वही आएगा। ए का मतलब फर्स्ट टर्म 2 इंटू जो रेशियो है वो है 2, तो आपका आंसर वही निकल कर आएगा 4। बस उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने सिंबल के फॉर्म में लिख लिया है सेकंड टर्म को। ऐसे ही हम निकालेंगे थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म कितना है आपका? 8, तो 8, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a प्लस आर स्क्वायर। ए प्लस आर स्क्वायर मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म है आपका 2, पहला टर्म, प्लस इनका जो रेशियो है, ठीक है, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे 2, और इन दोनों 8/4, 4 और 8 के बीच का रेशियो निकालेंगे 8/4 का, तो वो भी 2 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 4, 4, और 2 को मैं 2 का स्क्वायर 2 लिख सकती हूँ, और 2 का स्क्वायर 2 मतलब जो रेशियो है, गैप है, वो आर है, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आर जो रेशियो है उसका स्क्वायर, क्योंकि 2 बार रेशियो आ रहा है ना, 4/2 एंड 8/4, 2, तो 2 रेशियो हैं, तो आर स्क्वायर, सॉरी ये वाला आर स्क्वायर। तो इसको मैं थर्ड टर्म को ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे nth टर्म ऑफ जीपी, ये भी उसमें पूछा था, जीपी का nth टर्म पूछा था, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकाला जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। ये r की पावर n-1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हमेशा हर पिछले वाले में वो कम होता जा रहा है r की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर थर्ड वाले में आप देखोगे r की पावर 2, फिर सेकंड वाले में 2-1, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2-1, तो ये इसकी जो पावर आएगी वो 1 आएगी। ऐसे ही लास्ट वाले में जाएंगे तो 1-1, ठीक है, तो यहाँ इसकी पावर जो है वो हट जाएगी। तो ऐसे करके हर जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं उसमें -1 हो रहा है हर नंबर में से। तो ऐसे ही r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ पर एक इसको आप याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। अब जीपी में एक और तरीके से भी उसमें पूछा था, उसके लिए मैं नया पेज ले लेती हूँ। उसमें पूछा था सम ऑफ n
टर्म ऑफ जीपी। ये वाला भी क्वेश्चन उसमें पूछा था। एक मिनट, मिस्टेक हुई है। हाँ, एक मिनट, ये वाला नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो nth टर्म ऑफ जीपी होगा, इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो a फर्स्ट टर्म जितना रेशियो है कांस्टेंट उसका, उसमें से हम निकालेंगे n-1। ठीक है, फर्स्ट टर्म 2 जितना रेशियो है 2, और जिसवे नंबर का हम निकालेंगे उसमें से -1 कर देंगे, तो nth टर्म ऑफ जीपी ये वाला निकल कर आएगा। ठीक है, इसको इग्नोर करिए आप, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा था, सम ऑफ n टर्म इन जीपी, ऑफ जीपी या एन जीपी जो भी हो वो आप लगा सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1 ऐसे करके। तो सम ऑफ n टर्म इन जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने एपी जीपी उनका nth टर्म और सम ऑफ n टर्म ये इनके बारे में स्टडी की, और अब हम देखेंगे वो क्वेश्चन कौन सा था जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, तो उसको हम देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट टाइम एपी और जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो इसको चलिए करते हैं। पहला है इसमें nth टर्म ऑफ, पहला है nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और इसका हमने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है, इनके जो फॉर्मूले हैं उनको मैं एक एक करके एक तरफ लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर तब उसको मैच करेंगे। तो एक मिनट, वाइट ब्लैक, हाँ, पहला था nth टर्म ऑफ एपी, ये पढ़ा था। तो मैंने एक तरफ ये फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो इसको मैं एक तरफ लिख लेती हूँ। nth टर्म इसका जो फॉर्मूला था वो a प्लस n-1 d ये था। फिर सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इसका फॉर्मूला था n, ठीक है, n/2 और फिर 2a प्लस n-1 d ये वाला था। फिर यहाँ nth टर्म ऑफ जीपी ये था a r की पावर n-1। फिर लास्ट था इसमें सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, इसका जो फॉर्मूला था वो a r की पावर n-1 अपॉन r-1 ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, चलो अब मैच करते हैं। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो nth टर्म ऑफ एपी a प्लस n-1 d, a प्लस n-1 d। ठीक है, तो a का 3 हो जाएगा। दूसरा है nth टर्म ऑफ जीपी, तो nth टर्म ऑफ जीपी इसका है a r की पावर n-1, a r की पावर n-1 ये रहा, 2 का 4। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म ऑफ n अरिथमेटिक मीन, यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी ये रहा, इसका है n/2
2a प्लस n माइनस 1d, तो n/2 ये रहा 2a, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a n माइनस 1 प्लस d, ठीक है। तो तीसरे वाले का फर्स्ट होगा। चौथा है सम टू n टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक जीपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है। तो 4 का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3, पहला है 3, 2 का 4, 3 का 2 और नहीं 3 का 1, 3 का 1 और d का 2, ठीक है। 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे किया और फॉर्मूला हमने कैसे बनाया, तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।